हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक नेपाल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने शेडेड पोल मोटर और यूनिवर्सल मोटर के बारे में पढ़ा था। ये सभी सिंगल फेज मोटर के प्रकार है। आज की क्लास में हम रिपल्सन मोटर है, उसके अलावा जो एकल फेज जो स्लिपरिंग मोटर है, उसके अलावा हिस्टैरिसीस मोटर वगैरह है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का आनंद लेते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। रिपल्सन मोटर के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, रिपल्सन मोटर क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो रिपल्सन मोटर क्या होती है, यह मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो रिपल्सन मोटर जो होती है वो प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, रिपल्सन मोटर जो होती है प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस मोटर की जो बनावट होती है, इस मोटर की बनावट कठिन होती है। इस मोटर की जो बनावट होती है, इस मोटर की जो बनावट होती है वो क्या होती है, कठिन होती है और उसका मूल्य और स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, अधिक होता है। इस मोटर की जो बनावट होती है रिपल्सन मोटर की थोड़ी कठिन होती है। उसके अलावा जो इसका मूल्य और स्टार्टिंग टॉर्क है वो दोनों क्या होता है, रिपल्सन मोटर का अधिक होता है। इस मोटर की विशेषता क्या है कि इस मोटर में क्या होता है कि इसमें सरल घूर्णन दिशा परिवर्तन है। इस प्रकार की मोटर में क्या होता है, सरलता से क्या किया जा सकता है, घूर्णन दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग करंट होती है मोटर की क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, इस वजह से इसका यूज हम मोटर का करते हैं। उसके अलावा यह मोटर क्या करती है, अधिक लोड को ग्रहण कर सकती है। तो निम्न स्टार्टिंग द्वारा सरल घूर्णन दिशा परिवर्तन और अधिक लोड ग्रहण क्षमता के कारण हम इस मोटर का किस्म करते हैं, उद्योगों में अधिक किया जाता है। ठीक है, इस मोटर का उपयोग हम उद्योग में क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग दर आती है वो क्या होती है, कम होती है और इसमें सरल घूर्णन दिशा परिवर्तन होता है। उसके अलावा ये अधिक लोड को ग्रहण कर सकती है, इसलिए इसका उपयोग हम क्या करते हैं, उद्योगों में किया जाता है। इस मोटर की जो संरचना होती है किसके समान होती है, एकल फेज मोटर के स्टेटर के समान ही होती है। ठीक है, इस मोटर की स्टेटर के मध्य आर्मेचर, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इस मोटर की जो स्टेटर होती है उसके मध्य क्या क्या स्थापित किया जाता है, आर्मेचर, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो स्टेटर में हम क्या क्या लगाते हैं, आर्मेचर, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। बाकी जो सिंगल फेज मोटर होता है किसी में नहीं होता। ये मुख्यतः हम देखते ही है कि डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर में इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, लेकिन इस टाइप की मोटर में ये ऐसी संरचना बनती है। ठीक है, ये आर्मेचर, कम्यूटेटर, कार्बन ब्रश कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो ये स्टेटर के मध्य वाले भाग यानी कि आर्मेचर वगैरह के ऊपर लगा जाता है। ठीक है, आपको होता है कि फ्रेंड्स जब आर्मेचर लगता है तो आर्मेचर के ऊपर कम्यूटेटर लगता है और कम्यूटेटर लगता है तो कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश भी लगता है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं डायग्राम। तो ये हमारे पास में रिपल्सन मोटर का एक डायग्राम है। ठीक है, अब ये हमारे को इसमें पोल दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारे पास में पोल है। ठीक है, और ये हमारे पास बीच में क्या है, ये हमारे पास में ये क्या है, रोटर आर्मेचर है ये, और ये क्या है बीच में जो रेखा जा रही इसको हम क्या बोलते हैं, रोटर की चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। उसके अलावा ये क्या है, मोटर, ये जो मोटर है इसके पोल्स है और ये आर्मेचर है। ठीक है, और ये स्टेटर की मैग्नेटिक एक्सिस है। स्टेटर की मैग्नेटिक एक्सिस का मतलब क्या होता है कि स्टेटर की चुंबकीय अक्ष है। ठीक है, तो स्टेटर की चुंबकीय क्या होगी, बीच में से होकर गुजरेगा और जो रोटर की जो चुंबकीय अक्ष है इस तरीके से गुजरेगी जहाँ से कार्बन ब्रश लगे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसके बारे में आगे हम डिटेल से देख लेते हैं। हमने डायग्राम देख लिया, इसके बारे में आगे डिटेल से देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें आर्मेचर वाइंडिंग को क्या करता है, कार्बन ब्रश के द्वारा क्या कर देता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग क्या करते हैं, हम कार्बन ब्रशेस के द्वारा क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं और ब्रशों को स्टेटर की जो चुंबकीय अक्ष होती है उससे लगभग 20 डिग्री अंतर पर हम क्या करते हैं, इसको स्थापित करते हैं। ठीक है, जो इसमें हम क्या करते हैं कि आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसको क्या करते हैं, कार्बन ब्रश के द्वारा हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। उसके अलावा जो ब्रश होती है, ठीक है, जो कार्बन ब्रश होते हैं उनको स्टेटर की जो चुंबकीय अक्ष होती है उससे लगभग 20 डिग्री अंतर पर स्थापित करता है। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होगा कि ब्रशों को स्टेटर की चुंबकीय अक्ष से लगभग 20 डिग्री अंतर पर स्थापित किया जाता है। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये स्टेटर की क्या है, ये स्टेटर की चुंबकीय अक्ष है। ठीक है, जो बीच वाली रेखा है जो, ठीक है, ये स्टेटर की चुंबकीय अक्ष रेखा होती है। ठीक है, तो इससे 20 डिग्री पर हम क्या करते हैं, इसको स्थापित करते हैं। इससे 20 डिग्री के अंश पर हम क्या करते हैं, स्थापित किया जाता है इसको। ठीक है, तो 20 डिग्री अंतर पर हम क्या करते हैं, ब्रशों को स्थापित करते हैं। जब स्टेटर को क्या कर जाती है, अब हम क्या करते हैं, अब जब स्टेटर को ऐसी सप्लाई देता है
तो आर्मेचर में क्या होता है, तो आर्मेचर में ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के कारण क्या होता है कि ईएमएफ पैदा होता है। जब हम फ्रेंड्स क्या होता है कि जब मोटर में जब क्या होता है स्टेटर पर जब हम क्या होता है सप्लाई देते हैं, ठीक है, हमारे को सप्लाई किसको देनी है, स्टेटर को ही देनी है, ठीक है। स्टेटर को जब हम क्या होता है सप्लाई देते हैं तब क्या होता है कि प्रेरण की क्रिया या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसके कारण क्या होता है मोटर में एक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। अब आर्मेचर द्वारा जो स्थापित चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, आर्मेचर द्वारा जो स्थापित जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो मुख्य क्षेत्र है एक दूसरे के क्या करेंगे, ये विपरीत दिशा में क्या करेंगे, कार्यरत होंगे, ठीक है। आर्मेचर में जो स्थापित जो चुंबकीय क्षेत्र होगा और जो मुख्य जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फ्रेंड्स किसका होगा, स्टेटर का होगा, ठीक है। स्टेटर का जो चुंबक क्षेत्र है और आर्मेचर का जो चुंबक क्षेत्र है ये एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत दिशा में क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों के आपस में क्या होगी, रिएक्शन होगी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रतिकर्षण होता है इनको, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है मोटर में क्या होता है, एक घूर्णनीय टोरक उत्पन्न होता है, ठीक है, जिससे मोटर क्या करती है, घूमना स्टार्ट कर देती है। होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम क्या करते हैं स्टेटर को जब सप्लाई से जोड़ते हैं, ठीक है, तो स्टेटर में अपना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अब आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर में प्रेरण की क्रिया के कारण क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ पैदा होता है। तो उसमें जो उत्पन्न हुआ जो ईएमएफ है, आर्मेचर में जो उत्पन्न ईएमएफ है वो विपरीत प्रकृति का होता है, जिसके कारण क्या होता है इनमें आपस में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इस मोटर में घूर्णन दिशा परिवर्तन है तो क्या करना चाहिए, तो इस मोटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस मोटर की हम घूर्णन दिशा परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे को मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन करनी है तो हम क्या करते हैं कि कार्बन बुर्सों को क्या करता है, स्टेटर की चुंबकीय अक्ष से 20 डिग्री क्या की ओर खिसका कर बाईं ओर खिसका कर, यानी कि स्टेटर की जो चुंबकीय अक्ष होती है जो उससे 20 डिग्री बाईं ओर खिसका कर हम क्या कर सकते हैं, मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। अभी तक फ्रेंड्स हमने जो भी मोटर पढ़ी है, जैसे कि हमने पढ़ी थी कैपेसिटर मोटर जो थी, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर थी, तो उसमें जो घूर्णन दिशा परिवर्तन होता था उसमें घूर्णन दिशा परिवर्तन किसके द्वारा होता था, उसमें हम घूर्णन दिशा परिवर्तन करते थे जैसे कि स्टार्टिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन आपस में चेंज करके क्या होती थी, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जाती थी। लेकिन इस तरह की मोटर में क्या होता है कि इसमें हम कार्बन बुर्स लगाते हैं, तो कार्बन बुर्स को हम क्या करके, कार्बन बुर्सों की स्थिति को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, मोटर को घूर्णन दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मोटर को विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं। अब अगर इस मोटर को हमारे को 0 तक लेकर आना, अगर हमारे को स्पीड इसकी कंट्रोल करनी है तो स्पीड भी कंट्रोल की जा सकती है। इस मोटर की हम स्पीड को कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी फ्रेंड्स इसकी मोटर की विशेषता होती है। रिपल्सन मोटर या फिर प्रतिकर्षण मोटर की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसकी हम जो घूर्णन दिशा होती है इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आसानी से हम इसकी घूर्णन दिशा को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि घूर्णन दिशा विपरीत भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी जो स्पीड होती है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं तो ये हम देख लेते हैं कि कार्बन बुर्स जो होते हैं, कार्बन बुर्स को खिसका कर स्टेटर और रोटर की चुंबकीय अक्षों की क्या करके दिशा में लाकर क्या कर सकते हैं, मोटर की गति को क्या कर सकते हैं, हम शून्य भी कर सकते हैं, यानी कि मोटर की स्पीड को हमने क्या कर दिया, तो 0 तक लेकर आ गए, यानी कि मोटर की स्पीड को भी हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे किया जाएगा तो इसको हम देख लेते हैं डायग्राम में, ठीक है। तो इस काम को कैसे करेंगे तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमारे पास में क्या, ये स्टेटर की चुंबकीय अक्ष है और ये रोटर की चुंबकीय अक्ष है, ठीक है। कार्बन बुर्स जब रोटर की चुंबकीय अक्ष से स्टेटर की चुंबकीय अक्ष पर खिसका दी जाएंगे, यानी कि बुर्स अब इस स्थिति में अगर आ जाए बाई चांस, ठीक है, ब्रश अगर इस स्थिति में अगर आ जाएंगे खिसका कर, तो क्या होगा, मोटर की घूर्णन दिशा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो घूर्णन दिशा को शून्य करने के लिए क्या करेंगे, रोटर और जो स्टेटर की जो चुंबकीय अक्ष है इन दोनों को क्या करेंगे, एक दिशा में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो रोटर की चुंबकीय अक्ष कौन सी होती है, जिस पर कार्बन बुर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो कार्बन बुर्स को स्टेटर की चुंबकीय अक्ष के बीच में लाकर, यानी कि एक दूसरे की सीध में लाकर हम क्या कर सकते हैं, रोटर की जो घूर्णन दिशा होती है, यानी कि रोटर की जो स्पीड होती है उसको हम 0 तक भी ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद आपको अच्छे से समझ में होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड होने तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। अब आगे हम देख लेते हैं इस मोटर का यूज, हम देख लेते हैं। तो इस मोटर का फ्रेंड्स किसमें किया जाता है, तो इस मोटर का यूज हम करते हैं मशीन टूल, हेस्ट और लिफ्ट में किया जाता है। मशीन टूल जो मशीन के जो टूल्स वगैरह होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, उसके अलावा जो ओएस्ट होता है, ओएस्ट का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी चीज़ को लिफ्ट करने में, यानी किसी चीज़ को उठाने में, भारी वजन वगैरह उठाने में इस मोटर का यूज किया जाता है। उसके अलावा जो लिफ्ट है, लिफ्ट का तो यूज करते ही है भारी सामान उठाने में। उसके अलावा जो ओएस्ट जो होता है, ओएस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी ओएस्ट एक तरह की मशीन होती है जो क्या होता है किसी चीज़ को उठाने के काम आती है, ठीक है।
तो ओहेस्ट और लिफ्ट एक तरीके से हम देख सकते हैं कि एक ही चीज़ होती है ऐसे देखा जाए तो, ठीक है। तो ओहेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऊपर उठाना, ठीक है। तो ये इस मोटर का सबसे बड़ा उपयोग है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट मोटर के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट मोटर कौन सी है, एकल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर है, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर भी होती है, अभी हम एकल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के बारे में देख रहे हैं। इस मोटर के स्टेटर पर कितनी वाइंडिंग होती है, तो इस मोटर के स्टेटर पर केवल एक वाइंडिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग होती है। तो स्टेटर पर कितनी वाइंडिंग होती है इसके, तो स्टेटर पर इसके होती है एक वाइंडिंग, ठीक है। एक वाइंडिंग हम क्या बोलते हैं, रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं। इस पर कोई तरह की स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। इस पर खाली हम क्या सी वाइंडिंग करते हैं, रनिंग वाइंडिंग ही करते हैं, ठीक है। इस वाइंडिंग के एक सिरे पर हम क्या करते हैं, प्रतिरोधक, इस वाइंडिंग एक सिरे पर एक प्रतिरोधक यानी कि रियोस्टेट यानी कि रजिस्टर और एक प्रेरक की कोयल यानी कि इंडक्टिव कोयल, उनको क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। इसके कारण क्या होगा, फेज का डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है। तो कैसे संयोजित करेंगे वो हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास में डायग्राम है इसका, ठीक है, मोटर का। तो ये मोटर क्या हमारे पास में, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मोटर का स्टेटर हमारे पास में, ठीक है। ये क्या है, मोटर का स्टेटर है। तो ये हमारे पास में प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास में एक इंडक्टिव कोयल है, और ये हमारे पास में कौन सी वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है। तो इनको इस तरीके से लगाने से क्या होता है कि फेज का डिफरेंस पता होगा। जैसे हमने सप्लाई दी, सप्लाई से क्या होगा कि रजिस्टर और इंडक्टिव कोयल के कारण क्या होगा, एक क्या होगा, फेज का डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, घूर्णनीय चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस इसी के कारण पैदा होता है कि हम क्या करेंगे, वाइंडिंग के एक सिरे पर एक प्रतिरोधक और एक प्रेरक कोयल को संयोजित करेंगे। इसके कारण क्या होता है, फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर उत्पन्न होता है। मोटर के जो रोटर, स्टेटर की हमने बात कर ली कि स्टेटर पर क्या करते हैं, खाली एक रनिंग वाइंडिंग लगाई जाती है, उसके अलावा एक प्रतिरोधक और एक इंडक्टिव कोयल संयोजित किया, जिससे क्या होता है, फेज डिफरेंस पैदा होता है। अब मोटर के जो रोटर होते हैं, रोटर पर हम क्या करते हैं, स्टार संयोजित जो 3 फेज वाइंडिंग होती है, ठीक है। जो मोटर के जो रोटर होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, स्टार संयोजित 3 फेज वाइंडिंग को संयोजित करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, 3 स्लिप रिंग और 3 फेज रियोस्टेट से संयोजित करते हैं। तो ये हमारे पास में रोटर है। रोटर में हमने क्या लगाई, 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की है, ठीक है। रोटर पर हमने कौन सी वाइंडिंग की, ये 3 फेज वाइंडिंग है, जिसको हमने किस में संयोजित किया है, स्टार में संयोजित किया है, जिसको हमने किस में संयोजित किया है, स्टार में संयोजित किया है। और ये हमारे पास में 3 स्लिप रिंग है और ये हमारे पास में रियोस्टेट है, ठीक है। तो ये सारी रोटर की स्ट्रक्चर हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये पूरी मोटर की संरचना है। तो ये हमारे पास में स्टेटर की संरचना होगी पूरी, और ये हमारे पास में पूरी रोटर की संरचना है। तो रोटर पर हमने क्या किया है, स्टार से 3 फेज वाइंडिंग लगाई, उसके अलावा जो 3 फेज रियोस्टेट है उसको स्लिप रिंग के माध्यम से जोड़ा है, ठीक है। अब इसकी हम कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टेटर वाइंडिंग में संयोजित जो प्रतिरोधक और प्रेरक की कोयल होती है, इसके कारण क्या होता है, फेज 2 भागों में डिवाइड होता है। इसके कारण क्या होता है, रोटर घूर्णन करता है। स्टेटर वाइंडिंग जो फ्रेंड्स हमने लगाया, जो प्रतिरोधक जो यानी कि रजिस्टर जो लगाया है, उसके अलावा जो हमने इंडक्टिव कोयल लगाया, इसके कारण क्या होगा, फेज में एंगल पैदा होगा। इसके कारण क्या होगा, रोटर घूर्णन करना प्रारंभ कर देगा। अब हमने फ्रेंड्स ये हमने देख लिया कि स्टेटर में हमने इस तरह की वाइंडिंग लगाई है, लेकिन हमारे को रोटर में हमने 3 फेज वाइंडिंग लगाई है और 3 फेज रियोस्टेट लगाए, तो इसका लगाने का हमारे को बेनिफिट क्या मिलेगा, तो वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रोटर द्वारा पूर्ण घूर्णन गति प्राप्त करने पर बाह्य प्रतिरोधक को रोटर परिपथ से पूरी तरह क्या कर दिया जाएगा, पृथक कर दिया जाएगा। तो रोटर द्वारा जब पूर्ण घूर्णन गति प्राप्त कर ली जाएगी, ठीक है, जब रोटर क्या कर लेगा, पूरी अपनी घूर्णन गति प्राप्त कर लेगा, तो बाह्य परिपथ प्रतिरोध जो है, ठीक है, उनको रोटर परिपथ से क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये 3 फेज रियोस्टेट है, यानी कि रोटर के प्रतिरोधक है, ठीक है। ये रोटर के क्या प्रतिरोधक है। ये जब रोटर अपनी पूर्ण घूर्णन गति प्राप्त कर लेगा, तो हम इन रियोस्टेट को क्या कर देंगे, परिपथ से बाहर कर देंगे। इनका यूज क्यों किया था, क्योंकि फ्रेंड्स मोटर का टॉर्क बढ़ाने के लिए इस 3 फेज रियोस्टेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब हम 3 फेज रियोस्टेट का उपयोग करते हैं तो मोटर का जो टॉर्क होता है वो काफ़ी गुना बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए हम 3 फेज रियोस्टेट का मोटर में यूज किया कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि मोटर में ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब हम इस मोटर का उपयोग देख लेते हैं। तो इस मोटर का उपयोग किसमें किया जाता है, इस मोटर का यूज हम करते हैं परिवर्ती गति मोटर के रूप में किया जाता है। वेरिएबल स्पीड मोटर के रूप में इस मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि ग्राइंडर, लेथ मशीन आदि में करते हैं, ठीक है। वेरिएबल स्पीड से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम 3 फेज रियोस्टेट है उसको हम अलग अलग रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम 3 फेज रियोस्टेट का यूज़ किया है
तो 3 फेज रियोस्टेट से हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड रेगुलेशन भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारे को मोटर की अलग अलग स्पीड प्राप्त होगी, ठीक है। इसलिए इस मोटर का यूज हम ग्राइंडर, लेथ मशीन आदि में कर सकते हैं, क्योंकि ग्राइंडर, लेथ मशीनों में इनमें हमारे को वेरिएबल स्पीड की आवश्यकता रहती है। अब इस मोटर के अगर घूर्णन दिशा परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स इस मोटर में घूर्णन दिशा की कोई परिवर्तन की व्यवस्था नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एकल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में घूर्णन दिशा परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट मोटर के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट मोटर कौन सी, रिलेक्टेंस मोटर है। रिलेक्टेंस मोटर क्या होती है, तो ये एक प्रकार की क्या होती है, तुल्यकालिक मोटर होती है। एक तरह की क्या होती है, ये सिंक्रोनस मोटर होती है, जो कि किस सप्लाई पर काम करती है, सिंगल फेज सप्लाई पर काम करती है। इसके स्टेटर में हम क्या लगाते हैं, एक मुख्य रनिंग वाइंडिंग, यानी कि इसके मोटर के स्टेटर में क्या होती है, एक मुख्य यानी कि रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। यह मोटर दो टाइप से बनती है। पहली में क्या होते हैं कि स्प्लिट फेज मोटर के समान क्या होता है, एक स्टेटर और एक सीएफएस बनता है। या फ्रेंड्स हम स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का थोड़ा टाइप देख रहे हैं, ठीक है। दो तरीके से इसकी संरचना बनती है, ठीक है। तो पहली टाइप में क्या होती है कि इसके स्टेटर पर क्या होता है, जैसे नॉर्मल स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि स्टेटर और एक सीएफएस होता है, ठीक है। तो उसी टाइप से इसकी संरचना बनाई जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपने स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर के बारे में अगर नहीं पढ़ा हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर की समस्या क्या होता है, स्टेटर और एक क्या होता है, सीएफएस होता है। ये तो हमने बात कर ली पहले टाइप की। अब इसको हमने दो तरीके से बनाया, ठीक है। पहले प्रकार हमने क्या बनाया, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर के समान, इसमें क्या लगाएंगे, स्टेटर और एक क्या लगाएंगे, सीएफएस लगाएंगे, ठीक है। तो एक स्टेटर और एक सीएफएस लगेंगे, जो कि क्या लगाएंगे, जो कि जैसे स्प्लिट फेज मोटर में देखते ही है हम कि सीएफएस स्विच क्या करता है, सहायक कुंडली जो होती है यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको परिपथ हटा देता है। कब हटा देता है, जब मोटर अपनी पूर्ण घूर्णन गति प्राप्त कर लेता है। तो सेम इसमें यही सिस्टम होता है, ठीक है। अब जो दूसरे प्रकार की जो मोटर बनती है उसमें क्या करते हैं कि उसका स्टेटर हम किस तरीके से बनाते हैं, तो उसका स्टेटर हम बनाते हैं कैपेसिटर रन मोटर के टाइप से बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरी प्रकार का जो स्टेटर होता है उसको हम कैपेसिटर रन मोटर के समान बनाते हैं, ठीक है। अब इस मोटर का जो रोटर होता है वो असमान चुंबकीय संरचना का बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार की मोटर का जो रोटर होता है वो असमान चुंबकीय संरचना का बनता है। हमने स्टेटर की बात कर ली कि स्टेटर इसमें दो टाइप से बनता है, एक तो बनता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की टाइप से, और दूसरा बनता है कैपेसिटर रन मोटर के समान बनता है, ठीक है। इसके स्टेटर की बात हो गई। रोटर में क्या होता है, तो इसका रोटर जो होता है असमान चुंबकीय संरचना का बना होता है। असमान चुंबकीय संरचना का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, तो वो हम देख लेते हैं। असमान चुंबकीय संरचना का मतलब फ्रेंड्स ये है कि कहीं कहीं से क्या होंगे, कुछ अंश उभरे हुए हैं, ठीक है। आप देख ही रहे जैसे डायग्राम में, जैसे यहाँ पर जैसे थोड़ा अंतर कम है, यहाँ से थोड़ा अंतर थोड़ा कम हो गया, यहाँ से अंतर थोड़ा जैसे, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ से अंतर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है आपको, इनमें दो जो खांचे कटे इसमें थोड़ा अंतर ज़्यादा है, इसमें थोड़ा अंतर कम है। तो ये एक तरीके से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का जो वितरण है वो अलग अलग बंटा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, रोटर की इसकी संरचना होती है, ठीक है। तो इसकी जो रोटर की संरचना होती है वो असमान चुंबकीय संरचना होती है, ठीक है। तो जिसको हमने डायग्राम से देख लिया, ये इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है, ठीक है। तो ये इसके पूरे रोटर की संरचना। रोटर क्या है, एक तरीके से क्या है, असमान चुंबकीय क्षेत्र का बना हुआ। असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये है कि इसकी जो संरचना होती है एक समान नहीं होती, ठीक है। अलग अलग रूप में, जैसे कि कहीं कहीं से तो जो खांचे होंगे वो बहुत पास पास में दिए, कहीं कहीं से खांचे बहुत दूर दूर दिए हुए, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी संरचना बनी होती है। यह मोटर जो होती है, यह मोटर प्रेरण मोटर क्रिया के कारण क्या करती है, घूर्णन करती है। इसमें जो रिएक्शन जो कि वो प्रेरण मोटर के समान ही होगी, ठीक है। रोटर की जो गति होती है वो रोटर के प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। रोटर की जो गति होती है वो रोटर के प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। क्यों करती है कि जितना ज़्यादा रोटर का रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा रोटर की गति होगी, ठीक है। जैसे ही रोटर क्या करेगा, तुल्यकालिक गति के निकट पहुंचेगा। जैसे ही रोटर क्या करेगा, तुल्यकालिक गति के निकट पहुंचेगा तो घूमता हुआ चुंबकीय फ्लक्स रोटर पोल से धीमी गति पर क्या करेगा, स्लिप को प्रदान करेगा, जिसके कारण क्या होगा, रोटर पर एक टोरक काम करेगा और मोटर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें क्या होता है कि रोटर की गति जो रोटर प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ फ्रेंड्स इजी वे में, कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं जैसे थ्री फेज जो मोटर होती है, थ्री फेज मोटर में क्या होती है
कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है, घूर्णन करता है। वैसे इसमें भी सेम क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, घूर्णन करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, घूर्णन करता है। जैसे कि ये मान लो स्टेटर है, ठीक है, तो स्टेटर पे क्या लगता है, पोल लगता है। पोल तो नहीं, पोल लग गया था, पोल के रूप में क्या लगती है, कोइल्स लगती है। तो कोइल्स खुद अपने आप में क्या करेगी, पोल का काम करेगी। ठीक है, तो ये पोल क्या होंगे, एक घूर्णनीय चुंबकीय फ्लक्स पैदा करेंगे। अब इसके बीच में जो लगा हुआ जो रोटर है, ठीक है, ये पूरी किसके संपर्क में, ये स्टेटर के पूरे संपर्क में रोटर। ठीक है, अब जब ये रोटर जब घूर्णन करेगा, ठीक है, जब ये रोटर घूमनेगा तब ये क्या करेगा, स्टेटर भी क्या करेगा, अपना चुंबकीय क्षेत्र पैदा करे। तो स्टेटर क्या करेगा, तुल्यकालिक गति पे क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, अब जैसे रोटर भी घूमेगा तो रोटर और स्टेटर के बीच में जो गति में अंतर होगा उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। तो इसी के कारण क्या होगा, रोटर पर एक टॉर्क काम करता है। फ्रेंड्स यही सिद्धांत सेम 3 फेज मोटर में लगता है। ठीक है, ये सिद्धांत जो होता है सेम 3 फेज मोटर में यही सिद्धांत काम करता है। ठीक है, कि स्टेटर और जो रोटर की गति के बीच का अंतर होता है, इसके कारण क्या होता है, रोटर घूर्णन गति करता है। इसी के कारण सेम इस मोटर में भी सेम यही काम होता है। इसमें भी क्या होता है कि रोटर की जो गति होती है वो पहली बार किस पर डिपेंड करती है, कि रोटर के प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। जैसे रोटर क्या करती है, तुल्यकालिक गति के निकट पहुंचता है। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टेटर भी क्या करता है, घूर्णनीय चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है। यानी कि स्टेटर एक तरह से घूमता तो नहीं है, क्योंकि स्टेटर एक स्थिर भाग होता है, लेकिन स्टेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अपने आप में क्या होता है, घूर्णनीय पैदा होता है। ठीक है, तो इन दोनों के आपस में जो रिएक्शन होती है और रोटर भी घूमता है, तो इन दोनों की गति में जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। तो रोटर इतना तेज गति से नहीं घूमता जितना स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। तो रोटर का जो चुंबकीय क्षेत्र था वो भी क्या होता है, घूर्णनीय होता है। तो इन दोनों की जो घूर्णन गति, जो इन दोनों की जो बीच की जो चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स जो तुल्यकालिक गति का जो अंतर होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है एक्चुअल में वो, ठीक है, क्योंकि स्टेटर खुद घूमता नहीं है। ठीक है, स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, तो स्टेटर रोटर दोनों का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, लेकिन रोटर का चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा स्टेटर से कम क्षेत्र में घूमता है। अगर दोनों की गति अगर सेम होगी तो मोटर घूमना नहीं करेगी, जैसे कि 3 फेज मोटर में होता है। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अंतर होगा, जिसके कारण क्या कि मोटर में एक घूर्णनीय टॉर्क काम करेगा और मोटर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में हो। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, इस टॉर्क का कारण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स द्वारा निम्न रिलेक्टेंस पथ उपलब्ध कराना होता है। इस टॉर्क का कारण क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स द्वारा क्या होता है, निम्न रिलेक्टेंस पथ उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, तो रिलेक्टेंस का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि ये हम अभी रिलेक्टेंस मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रिलेक्टेंस के बारे में हमारे को पता होना चाहिए रिलेक्टेंस क्या होता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि रिलेक्टेंस होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो रिलेक्टेंस क्या होता है कि रिलेक्टेंस क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में आने वाली बाधा होती है। रिलेक्टेंस क्या होती है कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स कार्य करता है, तो इसके मार्ग में आने वाली जो बाधा होती है उसको हम फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, रिलेक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, यह किसके समान होती है, प्रतिरोध के समान होती है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ते हैं, वैद्युतिक परिपथ में क्या होता है, प्रतिरोध है, उसी के समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वैद्युतिक परिपथों में प्रतिरोध के समान चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, तो चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। ठीक है, तो रिलेक्टेंस का मात्रक देख लेते हैं। रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू टर्न प्रति वेबर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि रिलेक्टेंस मोटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमारे को रिलेक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, RM बराबर FM अपॉन में फाई होता है। ठीक है, FM क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय भाग बल होता है और फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक है, तो रिलेक्टेंस का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स मार्ग में आने वाली जो बाधा होती है उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, रिलेक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस मोटर की जो दक्षता होती है, इस मोटर की दक्षता जो होती है और शक्ति गुणांक जो होता है, ठीक है, इस मोटर की जो दक्षता और शक्ति गुणांक होती है वो समान HP की जो प्रेरण मोटर होती है उससे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इस मोटर की जो दक्षता एफिशिएंसी हम देखते हैं उसकी और शक्ति गुणांक दोनों क्या होंगे, प्रेरण मोटर से कम होंगे। इस मोटर का अगर यूज करना है तो इस मोटर यूज किस में करेंगे, तो इस मोटर यूज किया जाता है सिग्नल उपकरण जो होते हैं। सिग्नल उपकरण मतलब ये हो गया कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट, जैसे हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह जो होते हैं उसमें कई तरह के सिग्नल उपकरण भी काम में लिए जाते हैं जो कि किसी सर्किट को ऑपरेट करने का भी काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी सिग्नल उपकरणों का यूज किया जाता है, तो इस मोटर का यूज सिग्नल उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मोटर के बाद हम देख लेते हैं सेथिलीय मोटर यानी कि हिस्टैरिसीस मोटर। यह भी एक प्रकार क्या होती है, तुल्यकालिक मोटर ही होती है। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर में क्या होती है, स्टेटर वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। सिंक्रोनस मोटर में क्या करते हैं कि स्टेटर को हम क्या कहते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं और रोटर को क्या करते हैं, DC से सप्लाई देते हैं। DC में हम
जो पोल्स जो होते हैं, पोल्स में क्या करते हैं, स्थायी ध्रुवता वाले जो क्या होते हैं पोल का यूज किया जाता है। और पोल को हम क्या कहते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो स्टेटर हम क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग देते हैं, और पोल पर स्थायी ध्रुवता वाला डीसी से उत्तेजित पोल यूज किया जाता है। लेकिन इस मोटर में हमारे को डीसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। इस मोटर में हमारे को डीसी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इस मोटर में हमारे को डीसी की आवश्यकता नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, इसका भी रीजन हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। क्योंकि इस मोटर का जो रोटर होता है वो अचुंबकीय पदार्थ यानी कि क्रोम स्टील से बनता है, जिसके चारों ओर क्या बनती है, उस सेतीले वाले पदार्थ से निर्मित क्या बनाते हैं, छल्ले बनाते हैं, जिसके कारण रोटर पर किसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं की जाती। इसलिए हमारे को इसमें हमारे को डीसी से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं ज़रूरत है, अगर हम रोटर पर कोई तरह की वाइंडिंग करते हैं तभी तो हम उसको डीसी सप्लाई देते हैं। अगर हम किसी तरह की डीसी सप्लाई दे ही नहीं रहे तो अगर हम उस पर किसी तरह की वाइंडिंग ही नहीं करें तो हमारे को डीसी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रोटर पर हम किसी तरह की वाइंडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम सिंक्रोनस मोटर में करते हैं, सिंक्रोनस मोटर में हम क्या करते हैं, स्थायी ध्रुवता वाले पोल भी यूज करते हैं, तो उस पर हम थोड़ी बहुत वाइंडिंग भी करते हैं। कई बार हम वाइंडिंग नहीं करते लेकिन उसको डीसी से उत्तेजित करते हैं, तो इसमें हमारे को उस तरह की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि रोटर को क्या करते हैं, अचुंबकीय पदार्थ से बनाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित नहीं होते, ठीक है। तो इस मोटर का जो रोटर होता है उसको हम अचुंबकीय पदार्थ यानी कि क्रोम स्टील से बनाते हैं, जिसके चारों क्या बनाते हैं, उस सेतीली वाले पदार्थ से निर्मित क्या लगाते हैं, छल्ले लगाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, मोटर के रोटर पर किसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं यूज की जाती। तो इस मोटर का हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मोटर का डायग्राम है, ये हमारे पास में बीच में क्या है, रोटर है, ये हमारे मोटर का स्टेटर है, ये रोटर है, और ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी कि जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, और ये हमारी कौन सी वाइंडिंग हो गई, मेन वाइंडिंग हो गई, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग होगी, और ये हमारी मेन वाइंडिंग होगी जो कि गोले के बीच में, जैसे ये हमारी कौन सी वाइंडिंग होगी, मेन वाइंडिंग है ये, ठीक है। ये हमारी मेन वाइंडिंग है और ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। इसमें रोटर के छल्लों में प्रेरित, इसके आगे हम देख लेते हैं मोटर में, इसमें रोटर के छल्लों में प्रेरित ईएमएफ रोटर के पोल को क्या करता है, उत्तेजित करता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होती है, ईएमएफ की क्रिया होगी, क्योंकि इसमें इंडक्शन की सिद्धांत काम करेगा। क्योंकि हम एसी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो एसी मोटर में इंडक्शन सिद्धांत जरूर काम करेगा। तो रोटर में हमने क्या किया, अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित किया, लेकिन हमने जो छल्ले स्थापित किए, छल्ले यानी कि एक तरीके से रिंग स्थापित किए थे, ठीक है। तो रिंग में हम क्या करते हैं, रिंग इस टाइप से बनाई जाती है कि ये क्या हो जाए, ईएमएफ से प्रेरित हो जाए, ठीक है। तो रोटर के छल्लों में जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो रोटर के पोल को क्या करेंगे, एक्साइटेड करने का काम करेंगे, ठीक है। तो छल्लों में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि रोटर के जो छल्ले हैं, रोटर के छल्ले जो हैं उसको हमने उच्च सेतीली वाले पदार्थ से बनाए। सेतीली का मतलब क्या होता है कि हिस्टेरिसिस, ठीक है, यानी कि उच्च चुंबकीय पदार्थ से बनाया है, ठीक है, उच्च चुंबकीय पदार्थ से बनाया है। सेतीली का मतलब क्या होता है कि जो रिंग है, रिंग को हमने क्या बनाया, उसको उच्च चुंबकीय पदार्थ से बनाया है, ठीक है। यह मोटर जो होती है नियत घूर्णन बल पैदा करती है। तो हमने मोटर की संरचना के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम थोड़ा बहुत इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं। तो ये मोटर क्या करते हैं, नियत घूर्णन बल पैदा करती है। इसकी मोटर की घूर्णन गति क्या रहेगी, हमेशा नियत रहेगी। इस मोटर का यूज किस में करते हैं, तो इस मोटर का यूज हम किस में करते हैं, तो इस मोटर का यूज हम किस में करते हैं, ध्वनि उपकरणों में किया जाता है। तो इस मोटर का यूज किस में किया जाता है, ध्वनि उपकरणों में किया जाता है। ध्वनि उपकरणों, उसके अलावा जो सूचक जो यंत्र होता है, ध्वनि उपकरणों और सूचक यंत्रों में इस मोटर का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।